ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ओसीडी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेरे पास अक्सर आते रहते हैं। ये इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा कि ओसीडी क्या होता है, इससे रिलेटेड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी सीवियरिटी में क्या करना चाहिए, इसकी क्योर क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, किस एज में ये ओसीडी हो जाता है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। असल में कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं ओसीडी से रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि आज का एक ही वीडियो बना देता हूँ। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लूँगा आप लोगों के, जो मैं टॉपिक नोट करके लाया हूँ उस सब के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। अब मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूँ कि आखिर ये ओसीडी है क्या। सबसे पहले मैं बता दूं कि इंटरनेट में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो आप लोगों को ओसीडी से या ओसीडी के संबंध में आप लोगों को बहुत गुमराह करती है और आपको गलत इन्फॉर्मेशन तक आपको ले जाती है। गलत इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है, बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। आप उसे जानकर, उसे मानकर आप अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत अच्छा रीज़न था मेरे पास ओसीडी के टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं। ओसीडी क्या है? ओसीडी एक साइकोकेमिकल इलनेस है। साइकोकेमिकल कैसी? कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स होते हैं। उनके इम्बैलेंस और डिसबैलेंस के कारण, उनके प्रॉपर्ली फंक्शन ना करने के कारण हमारे दिमाग में ये ओसीडी की प्रॉब्लम होने लग जाती है। और कई सारे सीवियरिटी केस में ऐसा नहीं कि सिर्फ डिसबैलेंस ही हुआ हमारे ब्रेन के केमिकल्स का। सीवियर ओसीडी में हम लोगों ने देखा कि उनके जब ब्रेन का स्कैन किया गया तो हमने ब्रेन के स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी भी देखी, जिसकी वजह से ओसीडी हो रहा था। ऐसा कम से कम 1 लाख लोगों में एक का ही होता है। अदरवाइज ओसीडी जो है वो ब्रेन के केमिकल्स का डिसबैलेंस ही है। कुछ लोग कहते हैं क्या ये भूत प्रेत या जादू टोना की वजह से हो रहा है? मैं कहूँगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ हमारे न्यूरोट्रांसमीटर या ब्रेन में रिलीज होने वाले जो केमिकल हैं उनकी डेफिशिएंसी या ओवर हाइपर एक्टिवेशन की वजह से ही ये सब प्रॉब्लम होती है। इसमें कोई भी भूत प्रेत या कोई जादू टोना बिल्कुल भी नहीं है। ओसीडी कितने लोगों में होता है? ओसीडी 100 में से 1 या 2 लोगों में देखा गया है, कई बार 100 में से 2 या 5 लोगों को होता है। मैं एक एवरेज डायग्नोसिस के बेसिस पे चलूँ, जो मेरी खुद की रिसर्च है, वो मैंने देखा ओसीडी 100 में से सिर्फ 2 लोगों को होता है। ओसीडी आप लोगों को किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है? ओसीडी आप लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। ओसीडी आपकी बॉडी फंक्शनैलिटी को, आपके करियर को, आपकी फैमिली को, आपके रिलेशनशिप को, सबको खराब कर सकता है। कई लोग बहुत दिनों तक इसका उपचार लेते ही नहीं है। यहाँ तक कि जब ओसीडी की एज की बात करें तो ओसीडी 10 या 12 साल में भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन जो पेशेंट मेरे पास आते हैं वो पिछले 10 या 15 साल से ओसीडी को झेल रहे होते हैं, इसके सिम्टम्स को फील कर रहे होते हैं, लेकिन उनको अनअवेयरनेस के कारण वो किसी काउंसलर के पास, किसी साइकेट्रिस्ट के पास अपनी हालत को बयान नहीं करते और इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते। जितने लेट होते जाते हैं उतने ज़्यादा आपके साथ प्रॉब्लम होती जाती है। आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें खो देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जो लोग खाना नहीं खा पाते, जो लोग कपड़े नहीं पहन पाते, बहुत से लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं और बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये ओसीडी ही है। ओसीडी कैसे शुरू होती है? ओसीडी अपने आप में एक टर्म है जिसका मतलब है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें 2 शब्द हैं, पहला ऑब्सेसिव, दूसरा कंपल्सिव। सबसे पहले ऑब्सेसिव आता है, एक ही विचार बार बार आता है जिसको कंट्रोल नहीं कर पाते। पता तो है कि ये विचार बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये विचार बार बार आता है, अनकंट्रोलेबल आता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाते हैं। इसको हम रोक भी नहीं पाते। बार बार हम चाहते तो हैं कि ये वाला विचार हमारे अंदर नहीं आए, लेकिन ये विचार बार बार आ जाता है। ये हो सकता है आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, आपके खुद के इलनेस या बॉडी फंक्शनैलिटी के बारे में हो, या बाहर के आउटर वर्ल्ड के बारे में हो। कोई अच्छा विचार हो सकता है, कोई खराब विचार हो सकता है। हो सकता है आपको लगे कि मेरी जान जाने वाली है, हो सकता है आपको लगे कि मेरे गले में कुछ फंस गया है, हो सकता है आपको लगे कि मेरा पेट बहुत भारी हो रहा है, हो सकता है आपको लगे कि आपको पसीना आ रहा है, हो सकता है कि आपको लगे कि अब आप नहीं बचोगे, सोते सोते रह जाओगे, सुबह जाग ही नहीं पाओगे। इस तरीके के बहुत सारे थॉट्स आपके मन में आते हैं और जिनके बारे में आप चाहते हैं कि बिल्कुल ना आए, लेकिन उनका रिपीटिशन एक लूप बन जाता है। सेकेंड टर्म है कंपल्शन। कंपल्शन जो होता है वो किसी ये ऑब्सेशन जिस थॉट की वजह से आता है उससे रिलेटेड होता है। जैसे कि किसी को ऑब्सेशन हुआ कि मुझे मेरे हाथ गंदे हैं और मेरे को इन्फेक्शन हो सकता है, वो जाके क्या करता है, वो अपने हाथ धो लेता है।
लेकिन वो हाथ बार बार जाके धोता है, ये कंपल्शन है। यदि उस काम को वो दोबारा दोबारा करता है, ये कंपल्शन है। वो किसी गिल्ट में जीता है कि नहीं ऐसा मैंने कर दिया तो अब मेरे साथ बुरा होगा, वो इससे बचने के लिए वो अकेले में चला जाता है और बार बार कोई ऐसे काम करता है जैसे कि वो बार बार जाके पूजा में जाता है और अपने हाथ जोड़ के भगवान से बार बार माफी मांगता है, बार बार जाता है, एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, बार बार माफी मांगता है। हर बार जैसे ही उसके मन में ये वाला थॉट आता है कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, वो जाके भगवान के पास जाके माफी मांगने लग जाता है। उसको लगता है कि मुझे मेरे हाथ गंदे हो गए, कहीं मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई बीमारी ना लग जाए, वो बार बार जाके हाथ धोने लग जाता है। कई बार उसे लगता है कि शायद ही मेरे घर पर छत गिर जाएगी और मैं सोते सोते रह जाऊंगा, इनके नीचे दब जाऊंगा, वो घर से बाहर भागने लग जाता है। इस तरीके के बहुत सारे सिम्टम मेरे पास आते हैं। क्या सिम्टम एक जैसे होते हैं? मैं कहूँगा हर पेशेंट के सिम्टम अलग भी हो सकते हैं और ये हर तरीके के पेशेंट का सिम्टम अलग होता है, सीवियरिटी अलग होती है, इसीलिए उनका ट्रीटमेंट भी अलग तरीके से होता है। ऐसे लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, मेरे हाथ धुल चुके हैं पता है, लेकिन वो लोग इस वाली बात को मानते नहीं। ऐसा वो तब तक करते रहते हैं जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए। कई सारे मेरे को स्टूडेंट बताते हैं कि वो एग्जाम से पहले जब प्रिपरेशन करते हैं तो वो सोचते हैं कि पीछे वाले क्वेश्चन शायद मैंने रिवाइज नहीं किया, उसे बार बार जाके देखते हैं, बार बार जाके देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्जामिनेशन हॉल में जब वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने बैठते हैं तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को उनको मन में विचार आता है कि कहीं ये छूट ना गया हो, ये एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन ना छूट जाए मुझसे, और बार बार जाके चेक करते हैं। बार बार जाके जब वो चेक करते हैं तो उनके पास टाइम कम पड़ जाता है और उनका एग्जाम तक छूट जाता है। कई बार ओसीडी वाले पेशेंटों को रात में सपने भी आते हैं। जैसे ही इन थॉट्स का लूप उनके दिमाग में स्टार्ट हो जाता है तो वो वैसे ही उनके मन में थॉट आके वो रात में उठ जाते हैं और सोचते हैं कि बार जैसे कि उनके मन में थॉट आया कि उनके हाथ गंदे हैं, उन्हें धोने चाहिए, वो गहरी नींद में से उठ जाते हैं और रात में फिर जाके अपने हाथ धोकर आते हैं। ऐसा वो कई बार करते हैं, रिपीट करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। ओसीडी बेसिकली तो यही है, लेकिन इस ओसीडी को भी बहुत से टर्म्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे रिलीजियस ओसीडी, यानी कि रिलीजन के बारे में कोई गंदा थॉट आए, कोई बुरा थॉट आए। सेकंड, सेक्सुअल ओसीडी, यानी कि सेक्स से रिलेटेड कोई आपके मन में बुरा विचार आए, किसी फैमिली मेंबर को लेकर, किसी फ्रेंड को लेकर या किसी लव वंस को लेकर। कॉन्टेमिनेटेड ओसीडी, कॉन्टेमिनेटेड ओसीडी का भी मतलब है कि आपको ये लगे कि आप किसी चीज़ से कॉन्टेमिनेट हो गए और जाके अपने हाथ धोना है, आपको नहाना है, आपको बिल्कुल साफ रहना है, बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं। इसी तरीके से ओसीडी को कई तरीके से डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन मूल मंत्र यही है कि क्या होता है ओसीडी, ये मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ। ओसीडी किस तरीके से आपको अफेक्ट कर सकती है? ओसीडी आपकी फंक्शनलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। एक्चुअली जो काम आप करना चाहते हैं वो काम आप नहीं कर पाते, उसकी बजाय आपके दिमाग में जो लूप चल रहा होता है किसी थॉट का, वो थॉट की वजह से आपके अंदर कंपल्शन आ जाता है और आप जिस काम को कर रहे थे उस काम को छोड़कर आप उस थॉट को सेटिस्फाई करने के लिए उस काम को करने के लिए चले जाते हैं। कई लोगों का करियर खराब हो जाता है, कई लोगों की कई साल तक बीत जाती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ये मुझे हो क्या रहा है। कई जो मेधावी स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स कम आने लग जाते हैं। इसकी सीवियरिटी क्या है? हर पेशेंट की सीवियरिटी अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों को सिर्फ साइकोथेरेपी सेशन यानी काउंसलिंग सेशन से ही उनका इलाज हो जाता है, कई लोगों को दवा की जरूरत पड़ती है और कई सारे सीवियर केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन भी करना पड़ता है। अब देखते हैं हॉस्पिटलाइजेशन किस केस में करना पड़ता है। हॉस्पिटलाइजेशन मैंने कहा कि सीवियर केसेस में करना पड़ता है, जहाँ कंपल्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी हाथ धोने का, तो वो इतनी बार हाथ धोते हैं कि उनके हाथ लाल पड़ जाते हैं, हाथों में खून निकल आता है, या कोई थॉट उनके अंदर इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो खुद परेशान होते हैं, वो फेंट होकर गिर जाते हैं, उनके समझ में नहीं आता कि वो करें क्या। ऐसे लोगों को कुछ दिन के लिए हॉस्पिटलाइजेशन किया जा सकता है। क्या होता है ओसीडी के टाइम के साथ? टाइम के साथ साथ ओसीडी को मैनेज कर पाते हैं कई सारे पेशेंट जो मेडिसिन और काउंसलिंग सेशन की हेल्प लेते हैं, और धीरे धीरे ओसीडी उनकी खत्म होने लग जाती है और वो अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। ओसीडी का ट्रीटमेंट क्या है? ओसीडी का ट्रीटमेंट साइकोथेरेपिक सेशन यानी काउंसलिंग और मेडिकेशन के साथ किया जा सकता है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। यदि हम उपचार करते हैं तो हम ज़्यादातर पेशेंट्स को एसएसआरआई मेडिसिन देते हैं। एसएसआरआई मेडिसिन कौन सी होती है? एसएसआरआई मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो आपके सीवियरिटी ऑफ ओसीडी को देखकर पेशेंट को दी जाती है। मेरे पास कई सारे पेशेंट आते हैं जो बताते हैं कि हम ये दवाई खा रहे हैं, वो दवाई खा रहे हैं। डॉक्टर उनकी सीवियरिटी को देखकर उनको दवाइयाँ लिखते हैं। साथ ही साथ एसएसआरआई की जो मेडिसिन है वो एज, सेक्स, सिम्टम और सीवियरिटी को देखकर दिए जाते हैं।
साथ ही साथ जो साइकोथेरेपी सेशन जो आप काउंसलिंग से लेते हैं उसमें NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में ERP टेक्निक, एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स टेक्निक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। साथ ही साथ NLP से जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके सिम्टम को जानकर धीरे धीरे उन सिम्टम का एक एक करके इलाज किया जाता है और साथ ही साथ आप लोगों को उसका बहुत जल्दी रिजल्ट भी आने लग जाता है। कितने दिन OCD का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि OCD के जो पेशेंट हैं हर किसी की सीवियरिटी अलग अलग होती है और हर पेशेंट अलग होता है, इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसी पेशेंट को कितना टाइम लगने वाला है। लेकिन उसकी सीवियरिटी को देखकर साइकोथेरेपिस्ट ये बता देता है या एक अंदाज से बता देता है कि आपको कितना सेशन लेना पड़ेगा और कब तक उम्मीद है कि आपके सेशंस खत्म हो जाएंगे और आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी? जी नहीं, लाइफ टाइम मेडिसिन नहीं खानी पड़ती। आजकल ऐसा नहीं है कि इन मेडिसिन से आपको एडिक्शन हो जाए। आजकल इतनी एडवांस रिसर्च के बाद मेडिसिन आ रही है कि जिनके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है। यदि साइड इफेक्ट आते भी हैं तो वो साइड इफेक्ट कंट्रोल किए जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आज से 40-50 साल पहले जो मेडिसिन दी जाती थी जो आपको जिंदगी भर खानी थी, अब वो ऐसा नहीं है कि आपको वो मेडिसिन अपनी लाइफ टाइम खानी पड़ेंगी। अब देखते कितने सारे सेशन लेने पड़ेंगे। जो मैंने अभी बताया कि सेशन भी ऐसे ही डिपेंड करता है कि आपकी सीवियरिटी कैसी है और कौन कौन से आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिनको आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं, जिनकी वजह से आपको OCD आने लग गई है। NLP में हम इसके पेरिफेरल कॉजेज को डिटरमाइन करते हैं, उन पेरिफेरल कॉजेज पे काम करते हैं और धीरे धीरे उन पेरिफेरल कॉजेज की वजह से होने वाली आपको परेशानी को खत्म करना शुरू करते हैं ताकि उसका अफेक्ट आपके ब्रेन पे कम से कम पड़े। कुछ लोगों को लगता है कि यदि उन्हें OCD है तो वो वियर्ड पागलपन करेंगे या उनकी डेथ हो जाएगी। ऐसा मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ ये थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से ऑब्सेशन आता है और कई बार इसकी वजह से आप कंपल्शन भी कर सकते हैं, लेकिन इससे परेशान होने की बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह सकते हैं जिसकी वजह से ये थॉट्स बार बार आते हैं कि आपकी बॉडी वीक हो गई है, शायद इसी तरीके के थॉट आते रहे तो आपके मन में और ज़्यादा परेशानी आती रहेगी और आपकी बॉडी वीक होती रहेगी और हो सकता है धीरे धीरे आपकी डेथ ही हो जाए। आप पागल की तरह बिहेव करने लग जाएं या आप चिल्लाने लग जाएं। ये नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिर्फ थॉट है जो बार बार आपको परेशान कर रहा है। आज की जानकारी OCD के बारे में थी। हो सकता है अभी भी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में उन सभी क्वेश्चन को लिखते हैं ताकि मैं उनके जवाब भी आपको दे सकूँ। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और DM करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है MANAVRJ, मानव RJ। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि इस टाइप की वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ताकि वो लोग भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकें। Stay tuned and thanks for watching.